वो मूल रूप से एक जवान और खूबसूरत लड़की होनी चाहिए थी, लेकिन बदकिस्मती से उसे किसी ने बंदी बना लिया और इतना प्रताड़ित किया कि उसका जीवन नरक से भी बदतर हो गया। अपने खिलते हुए जीवन के लिए उसका गुस्सा और असंतोष उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। इस अंधकारमयी तहखाने से बचने के लिए उसने अपने हाथों से चुभे हुए स्टील की कीलों को सहते हुए खुद को छुड़ाया। मुक्त होने के बाद उसने तुरंत अपने शरीर पर बंधी रस्सियों को खोला, लेकिन जैसे ही वो बाहर जाने लगी उसने अपने प्रेमी को हवा में लटका देखा। पता चला कि उसका प्रेमी भी उसी तरह इस जाल में फंसा हुआ था। डर और भय में उसका प्रेमी उसे जल्दी जाने का इशारा करता है। वो सावधानी से बाहर की ओर बढ़ती है, लेकिन जैसे ही सीढ़ियों पर कदम रखती है जोरदार आवाज होती है। वो जैसे कोई डरी हुई खरगोश हो जंगल में बेतहाशा भागती है, लेकिन पीछे का काला साया जैसे मौत का फरिश्ता उसके पीछे पीछे आता है। हालांकि महिला काफी तेजी से भाग रही थी, लेकिन डर और अंधभ्रम में वो खुद को खतरे में डाल देती है। अचानक सामने एक खाई दिखाई देती है और पीछे का साया भी रास्ता रोक लेता है। अंततः वो डर और आतंक से हार मानकर खाई में छलांग लगा देती है। यहाँ एक डरावना सवाल उठता है कि आखिर वो कौन है जो उसे इतना डरने पर मजबूर करता है कि वो अपनी जान लेने को तैयार हो जाती है। कुछ समय बाद उसी इलाके में एक और कपल आता है। उन्हें पता नहीं होता कि कौन सा रास्ता सबसे सुरक्षित है। तभी एक स्थानीय महिला जिसका नाम ईदा है, वो उसी इलाके की निवासी है, उनके पास आती है। ईदा उन्हें मदद करने की कोशिश करती है और एक खूबसूरत रास्ता बताती है। इस मार्ग में सुंदर जंगल और अद्भुत झरने देखने को मिलते हैं। कपल थोड़ी हिचकिचाहट के बावजूद उस रास्ते पर चलता है। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें दो छोटे हिरन दिखाई देते हैं। गहरी जंगल में अकेले होने के कारण उनका रोमांच और आकर्षण अपने आप बढ़ जाता है। वे जंगल में एक दूसरे के साथ आपसी आनंद लेने लगते हैं। इसी दौरान कुछ लोग उनके बीच में आ जाते हैं। वे स्थानीय शिकारी थे जो शहर से आए हुए लोगों में दिलचस्पी लेते हैं। उनमें से एक शरारती रूप से पास आकर उनका स्वागत करता है। कपल ने तुरंत वहां से जाने की कोशिश की, लेकिन शिकारी उनका रास्ता रोक लेते हैं। फिर वे एक स्थानीय विशेष वस्तु पेश करते हैं और उसे चखने के लिए $500 मांगते हैं। गुस्से में युवक हथियार निकालना चाहते हैं, लेकिन उनकी प्रेमिका उन्हें रोकती है। शिकारी पैसे लेने के बाद चले जाते हैं। हालांकि उनकी यात्रा में बाधा आई, लेकिन बाद में उन्हें एक खुला मैदान दिखाई देता है। वहां का दृश्य उनका भय और चिंता समाप्त कर देता है। वे वहां रात बिताने का फैसला करते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि कहीं अंधेरे में कोई उनकी निगरानी कर रहा है। रात में प्रेमिका उसे टेंट में खींच लेती है और फिर तो आप समझते ही हो। अगले दिन प्रेमिका नदी में नहाने जाती है। जैसे ही वो झुकती है, पीछे से वही काला साया दिखाई देता है। डर के बावजूद वो पीछे मुड़ती है, लेकिन कुछ नहीं देखती। जब वो वापस नदी के किनारे आती है, तब भी वही साया उसके पीछे होता है। चिल्लाने पर युवक दौड़ कर आता है, लेकिन केवल उसकी प्रेमिका का हार और कुछ निशान ही मिलते हैं। युवक को तुरंत एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है। एक गोली की आवाज आती है और वो जंगल में भागता है। डर और घबराहट में वो गिर जाता है और हाथ में चोट लगती है। चोट सहते हुए वो फिर भी अपनी प्रेमिका की तलाश करता है। इसी दौरान उसे कुछ शिकारी दिखाई देते हैं। उनमें से एक ने उसकी प्रेमिका का तौलिया लिया होता है। युवक उन्हें रोकता है और उनका सामना करता है। गुस्से में मैक ने सोचा कि वो सीधे ही उसे मार डाले, लेकिन आखिरकार उसने खुद को रोक लिया। फिर भी उसने हुल्लड़खोर सुनहरे बाल वाले लड़के को कम आंका। ऐसे लोग कभी भी बिना लड़ाई हार मानने वाले नहीं होते। वो चुपके से पीछे से एक छुरी निकालता है और जैसे ही मैक उसके पास पहुंचता है, पलट कर हमला करता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। लेकिन मैक भी कोई झंडू नहीं था। उसने हथियार इस्तेमाल कर उसे दूर किया और खुद को बचा लिया। ये सब होने के बाद मैक अपनी प्रेमिका की खोज में इधर उधर भटकने लगता है। डरावनी बात यह है कि इस बार उसने हवा में लटका हुआ मरा हुआ हिरण देखा। उसका ध्यान भी पर था, पीछे लगा जाल नहीं देख पाया। जाल तुरंत उसके पैर को दबा देता है और जैसे ही वो हताशा में होता है, एक अजीब सा साया धीरे धीरे सामने आता है। जब वो फिर से होश में आता है तो वो इदा के घर पर पड़ा होता है। इदा बड़े ध्यान से उसके जख्मों का इलाज करती है, लेकिन जब मैक अपनी प्रेमिका की गुमशुदगी के बारे में पुलिस से मदद मांगने को कहता है तो इदा उसे नजरअंदाज कर देती है और बार बार टाल मटोल करती है। जख्मों का इलाज करने के बाद इदा जाकर मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन मैक को कोई भी संपर्क न मिल पाने के कारण गुस्सा होता है। इसी छोटे से पल में वो सोचता है कि इदा कैसे उसके असली नाम को जान गई, जबकि उसने कभी खुद का परिचय नहीं दिया। मैक का एकमात्र निष्कर्ष ये है कि शिविर के सामान को इदा ने ही ले लिया है, क्योंकि उसके आईडी और ड्राइविंग लाइसेंस पर उसका नाम लिखा हुआ था। जब मैक सवाल करता है तो इदा अपना मुखौटा उतार देती है। मैक तुरंत उसे अपनी प्रेमिका का ठिकाना पूछता है, लेकिन इदा कहती है कि तुम सब पापी हो। वही काले साए वाले व्यक्ति जो उस रात उनके तंबू के बाहर दिखाई दिया था, वास्तव में इदा ही थी। इस धार्मिक क्षेत्र में विवाह से पहले शारीरिक संबंध एक बड़ा पाप माना जाता है और इसका प्रायश्चित करना होगा तुम्हें। इदा मैक पर हमला करती है। हालांकि मैक घायल था, लेकिन बुजुर्ग और कमजोर इदा को हराना उसके लिए मुश्किल नहीं होता। इदा को निपटाने के बाद मैक कमरे में घुसता है और देखता है कि वहाँ फोन बिल्कुल बेकार है। गुस्से में वो फोन तोड़ देता है और अचानक पता चलता है कि उसके नीचे फर्श में खाली जगह है। फर्श हटाने पर सामने एक तहखाना खुलता है और सबसे डरावनी बात यह है कि उसमें जारों में नन्हे भ्रूण पड़े हैं। मैक अंदर के लोहे के दरवाजे को खोलता है और कुछ कदम चलते ही एक चीख सुनाई देती है। आवाज की दिशा में जाकर वो अपनी प्रेमिका लुओशुए को देखता है। उसकी हाथ पांव बंधी हुई हैं और मुंह भी बंद है। मैक तुरंत मेज पर रखी छुरी उठाता है। जैसे ही वो उसे आजाद करने लगता है, ऊपर से तेज कदमों की आवाज आती है। लुओशुए घबराकर बेकाबू हो जाती है। उसी समय ऊपर की लाइट बुझ जाती है, लेकिन पास में उन्हें एक टॉर्च मिल जाती है। लुओशुए मौके का
फायदा उठाकर भागने लगती है और घायल मैक उस विकृत व्यक्ति का सामना नहीं कर पाता। थोड़ी ही देर में वो बेहोश हो जाता है। विकृत व्यक्ति फिर बाहर भाग जाता है। लुओ शुए मजबूरी में भागते हुए पानी में गिर जाती है, लेकिन समय रहते खुद को बचा लेती है। भागते समय वो एक कार वाले पुलिसकर्मी क्लाइड से मिलती है, लेकिन असली सदमा तब होता है जब सामने आता है कि क्लाइड और विकृत व्यक्ति एक ही टीम के थे। क्लाइड लुओ शुए को बेहोश कर देता है। जब वो होश में आती है तो वो और मैक शादी के बंधन में बंध चुके होते हैं। शादी का संचालन क्लाइड और उसके परिवार द्वारा किया जाता है। यदि वे किसी भी आदेश का पालन नहीं करते तो विकृत व्यक्ति अपनी हंसिया दिखाकर धमकी देता है। शादी के बाद लुओ शुए को दूसरे कमरे में ले जाया जाता है और मैक के आने पर वो पहले से ही बंधी होती है। मैक अंततः समझ पाता है कि ये परिवार क्या चाहता है। उनके परिवार में ऐसा माना जाता है कि उनके बच्चों को जन्म नहीं देना चाहिए। हालांकि गर्भधारण संभव है, लेकिन बच्चे जन्म से पहले मर जाते हैं। इसलिए वे मैक और लुओ शुए का उपयोग अपने लिए बच्चे पैदा करवाने के लिए करना चाहते थे। मैक इसे स्वीकार नहीं करता। अगले दिन उसे एक और कमरे में लटकाया जाता है और जो कोई उनकी बात नहीं मानता उसे बेरहमी से पीटा जाता है। उसकी पीठ खून से लथपथ हो जाती है। लुओ शुए को भी सजा दी जाती है। उसका एक उंगली काट दी जाती है। दोनों को एक ही कमरे में फिर से बंद कर दिया जाता है। लुओ शुए कहती है कि शायद हमें मान लेना चाहिए, लेकिन मैक तुरंत इनकार कर देता है। वो जानता है कि यदि वो ऐसा करता है तो वो जीवित नहीं बचेगा। वहीं विकृत व्यक्ति लुओ शुए के सौंदर्य के प्रति लंबे समय से दीवाना था। वो लुओ शुए को जबरन पकड़ने का प्रयास करता है, लेकिन लुओ शुए अपनी रस्सियों से मुक्त होने में सफल हो जाती। ने लात मारकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन अफसोस दरवाजा पहले से ही बंद था। तभी विकृत राक्षस फिर से आ पहुंचा और उसने तुरंत पकड़ लिया। जैसे ही वो अपना घिनौना काम करने वाला था, क्लाइड और उसकी पत्नी अंदर आ गए। ये देख लुओ शुए डर से कांप। उसे अब समझ आया कि वे सब अंधभक्त धार्मिक पागल है। बाद में मैक और लुओ शुए को तीसरी बार एक ही कमरे में बंद कर दिया गया। इस बार ईदा ने साफ कहा, अगर तुम लोग शादी के बाद बच्चा पैदा करने को तैयार नहीं हुए तो वो विकृत आदमी को बुलाकर लुओ शुए के साथ बलात्कार कराएगी और तब तक उसे यातनाएं दी जाएंगी जब तक वो मान न जाए। वो कहती है, सिर्फ भगवान की इच्छा पूरी करके ही तुम लोग मुक्त हो सकते हो। लेकिन ईदा की बात सुनकर लुओ शुए हंस पड़ी। वो बोली, तो यही कारण था कि तुमने हमारी शादी करवाई थी, लेकिन तुम्हें जानकर खुशी होगी कि मैं पहले से ही गर्भवती हूँ और ये तुम्हारे धार्मिक नियमों के खिलाफ है। तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा भगवान सब मजाक है। ये सुनकर ईदा की दुनिया ही हिल गई। वो गुस्से से लुओ शुए को गला दबाकर मारना चाहता था, लेकिन क्लाइड ने बीच में आकर उसे रोका। उसी समय ऊपर से कुछ आवाजें आई और दोनों जल्दी से तहखाने से बाहर निकल गए। दरअसल ऊपर आया व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि वो दाढ़ी वाला आदमी था जो पहले कहानी में दिखा था, यानी भाई साहब। लुओ शुए के गुम होने के बाद उसकी मां ने FBI को बुलाया था और घोषणा की थी कि जो भी उसकी बेटी को ढूंढ लाएगा उसे भारी इनाम मिलेगा। जंगल इलाके को अच्छी तरह जानने वाला वो दाढ़ी वाला आदमी पहले ही ईदा के परिवार पर शक कर रहा था, इसलिए वो अपने साथी के साथ रात में ईदा के घर में घुस गया। बहुत जल्द उन्हें तहखाने का रास्ता मिल गया। नीचे बंद मैक ने आवाज सुनी और जोर से मदद के लिए चिल्लाया। दाढ़ी वाला आदमी बेहद खुश हुआ, लेकिन तभी क्लाइड पहुंच गया। दूसरी ओर उसका साथी भी तहखाने में दाखिल हुआ, मगर ईदा ने सीधे गोली मार दी। दोनों की लाशें वहीं दफना दी गईं। अब क्लाइड और ईदा समझ चुके थे कि इनाम की वजह से अब बहुत से लोग यहाँ आने वाले हैं और अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, मैक और लुओ शुए को पूरी तरह गायब कर देना। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि मैक ने पहले से ही भागने का तरीका ढूंढ लिया था। ईदा के गुस्से में गिरी हुई छुरी अब उसके काम आने वाली थी। जब क्लाइड वापस आया और उसने मैक पर बंदूक तान दी, उसी वक्त मैक ने झपट कर उसकी बंदूक दूर फेंकी और छुरी से उसकी गर्दन आर पार कर दी। क्लाइड वहीं ढेर हो गया। मैक ने उसकी बंदूक उठाई और सारी झुंझलाहट गुस्से में बदल गई। जब ईदा लौटी तो उसने अपने मरे हुए पति को देखा और चीखते हुए रोने लगी। मैक ने मौका देखकर हमला किया, लेकिन ईदा पहले से सतर्क थी। उसने मैक की टांग में छुरा घोंप दिया। मैक दर्द से कराहने लगा, लेकिन ईदा तो पागल हो चुका थी। उसने फिर से वार किया और चिल्लाते हुए बोली, तू मरने लायक है। तभी लुओ शुए वहां आ पहुंची और मैक को बचा लिया। दोनों कुछ देर के लिए तो सुरक्षित हो गए, मगर मैक बुरी तरह घायल था। उसने लुओ शुए से कहा कि क्लाइड के कमरे में जाकर रेडियो से मदद बुलाओ। लुओ शुए नहीं चाहती थी कि वो अकेला रह जाए, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। वो दौड़कर ऊपर गई और मदद के लिए कॉल करने लगी, लेकिन तभी विकृत आदमी खिड़की पर प्रकट हो गया। वो अंदर घुस आया और लुओ शुए को बिस्तर पर गिरा दिया। संघर्ष के बीच लुओ शुए के हाथ में पास पड़ा हुआ क्रॉस आ गया। उसने पूरे दम से उसे उठाया और विकृत आदमी को धक्का देकर भागी। वो दरवाजे तक पहुंची और मैक को आवाज लगाई, भागो। मैक दर्द सहते हुए उठ खड़ा हुआ और एक धारदार हथियार उठाकर भागा। ऊपर पहुंचते ही लुओ शुए फिर से विकृत आदमी से भिड़ गई। इस बार मौत सामने देखकर लुओ शुए की ताकत कई गुना बढ़ गई थी। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई और दोनों तहखाने में गिर पड़े। लुओ शुए घायल तो हुई, लेकिन जिंदा थी, जबकि विकृत आदमी भी अब तक नहीं मरा था। वो किसी तरह बाहर निकली और जैसे ही उसे शराब के दिमाग में एक प्लान आया। जैसे ही विकृत आदमी बाहर आया, लुओ शुए ने आग लगा दी। धमाका हुआ और वो दैत्य जलकर मर गया। खतरे से निकलने के बाद मैक और लुओ शुए एक दूसरे को गले लगाकर रो पड़े। उन्हें लगा कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन तभी अचानक ईदा फिर से प्रकट हुई। मैक ने आराम से लुओ शुए को धक्का देकर बचाया, लेकिन खुद छुरा लगने से गिर पड़ा। लुओ शुए ने तुरंत पास रखे डंडे से ईदा पर वार किया। वो अपने घायल पति के पास पहुंची और घबराने के बजाय शांत रही। उसे याद आया कि यात्रा पर आने से पहले उसका फोन कहीं गिर गया था। वो दौड़कर घर के अंदर गई और फोन ढूंढने लगी। कई बार कोशिश के बाद आखिरकार उसने रेस्क्यू कॉल लगा दी।
अब 1 साल बाद लुओशुए ने बच्चे को जन्म दिया और मैग भी धीरे धीरे स्वस्थ हो गया। फिल्म आखिर में ये इशारा छोड़ जाती है कि शायद कहानी वहां खत्म नहीं हुई। जिसने सब्सक्राइब लाइक नहीं किया तो करो ना यार, आगे भी ऐसी हार्ट स्टोरी आती रहेगी।